लाइक सब्सक्राइब। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवमेंट मैन पावर। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है। आज हम जानेंगे बुद्धि यानी इंटेलिजेंस का पूरा कंप्लीट सेशन हम यहाँ पर जानेंगे पूरा। यहाँ से तो सीटेट के हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए काम आएगा। तो इस सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिए। हमने पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर इन्वॉल्व कर दिया, हमने पार्ट्स नहीं किया। ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको एक वीडियो में हो जाएगा। यहाँ पर टोटल जितना भी इम्पोर्टेंट है सीटेट में पूछा जाता है वे सभी हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। बस आप इसे अंत तक देखिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एक लाइक तो बनती है। हमारे लेटेस्ट अपडेट अगर आपको पानी है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। Intelligence derived from Latin word intelligere. Intelligence means to understand. Intelligence एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। इसका लैटिन वर्ड है इंटेलिकर से लिया गया है। इसे इंटेलिजेंस का मतलब है टू अंडरस्टैंड, समझना। बुद्धि के द्वारा हम जो समझते हैं वे सभी इंटेलिजेंस के अंडर आता है। डिफरेंट मनोवैज्ञान ने डिफरेंट परिभाषा दी है इंटेलिजेंस के प्रति। वे क्या है देख लेते हैं। इंटेलिजेंस इज़ अ पावर विच एनेबल अस टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड टू अचीव आवर पर्पस। ये रायपन का कथन है कि रायपन कह रहे हैं इंटेलिजेंस वो पावर है जिसे हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है और गोल को रीच होने में सहायता करती है। दूसरा कथन है इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू थिंक इन टर्म्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। टर्मन का कथन है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता होती है। ये टर्मन का कथन है। इंटेलिजेंस का ओवरऑल कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। आईक्यू यानी इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस जो लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन के हेड के हमारे लेफ्ट साइड में ये वर्क करती है। राइट साइड में EQ यानी इमोशनल इंटेलिजेंस यानी राइट साइड ये ब्रेन की होती है। SQ यानी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस ये होल ब्रेन पे ये वर्क करती है। चलिए और विस्तार से देख लें। नेक्स्ट है इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट IQ। ये बुद्धि लब्धि को निकालने में हमारी सहायता करती है। एक फॉर्मूला है IQ इज इक्वल टू मेंटल एज बाय क्रॉनिकल एज इंटू 100। IQ यानी स्टर्न ने इसे इंट्रोड्यूस किया है। मेंटल एज बीनेट ने फॉर्मूला इसका पूरा निर्माण किया है टर्मन ने। बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण देख लेते हैं। 145 से लेकर 160 IQ वाले बच्चे वेरी गिफ्टेड और हाईली एडवांस्ड रहते हैं, इस तरह के बच्चे। नेक्स्ट है 130 से लेकर 144 एक गिफ्टेड और वेरी एडवांसेस पर्सन चाइल्ड्स होते हैं। नेक्स्ट है 120 से 129 तक सुपीरियर वाले बच्चे होते हैं। 110 से 190 तक हाई एवरेज वाले बच्चे। 90 से 109 ओनली एवरेज वाले बच्चे। 80 से 89 लो एवरेज वाले चाइल्ड होते हैं। 70 से 79 तक बॉर्डर लाइन इम्पेयर्ड और डिलेड वाले बच्चे होते हैं। 55 टू 69 माइल्डली इम्पेयर्ड और डिलेड वाले बच्चे होते हैं। 40 से लेकर 54 तक मॉडरेट इम्पेयर्ड और डिलेड वाले बच्चे यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट इंटेलिजेंट टेस्टर्स मेनली 2 टाइम्स। बुद्धि लब्धि की जो भी परीक्षा होती है वो 2 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है इंडिविजुअल टेस्ट, सेकंड है ग्रुप टेस्ट। इन्हें और विस्तार से देखते हैं। इंडिविजुअल टेस्ट यानी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षा, इन विच ओनली वन इंडिविजुअल टेस्टेड एट ए टाइम। दे आर टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। इट परफॉर्म मोर मैनिपुलेशन टू अब्स्ट्रैक्ट रीजन। यह परीक्षा एक समय में एक व्यक्ति के लिए ही की जाती है। इसका आरंभ बीनेट ने किया। बीनेट द्वारा निर्मित परीक्षण का संशोधन साइमन ने किया। जो बीनेट ने किया उसका संशोधन साइमन ने किया, इसलिए यह परीक्षण को बिन साइमन परीक्षा भी कहा जाता है। ये एक
टाइम कंज्यूमिंग, बहुत समय पड़ता है एक परीक्षा एक इंडिविजुअल पर्सन्स को लेते रहने पर। नेक्स्ट है सेकेंड ग्रुप टेस्ट यानी कि सामूहिक बुद्धि परीक्षा। यहाँ पर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टेस्टेड इन वन टाइम, यहाँ परीक्षा एक समय में अनेक व्यक्तियों की ली जाती है। यहाँ इसलिए अमेरिका की सरकार ने मनुष्य की मानसिक योग्यता के अनुसार ही उनको सेना में सैनिकों में अफसरों और अन्य कर्मचारियों पे पद पर नियुक्त करना चाहती थी। नियुक्त करने के लिए ऐसी ग्रुप ऑफ टेस्ट कंडक्ट करते थे। ये भी दो ग्रुप ऑफ टेस्ट 2 टाइप्स हैं, एक तो वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट। वर्बल टेस्ट यानी भाषात्मक, सेकंड नॉन वर्बल टेस्ट यानी क्रियात्मक। नेक्स्ट हम इनको और विस्तार से देख लेते हैं। फर्स्ट है वर्बल टेस्ट। वर्बल टेस्ट यानी भाषात्मक परीक्षा। क्रो एंड क्रो के अनुसार इस परीक्षा में भाषा का प्रयोग किया जाता है और इससे यहाँ अमृत बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। व्यक्ति को लिखने पढ़ने का कितना ज्ञान है ये यहाँ पर पता चलता है। इस परीक्षा में आगे लिखकर प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी अंकगणित के प्रश्न, निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने को, व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न, शाब्दिक समानार्थ और विलोम शब्द लिखने, वाक्य में बेतरतीब लिखे शब्दों को सही तौर पर लिखने के लिए यहाँ पर ऐसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सभी लैंग्वेज टेस्ट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है नॉन वर्बल टेस्ट यानी कि क्रियात्मक परीक्षा। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। सेकेंड, इट इज़ मेजर्ड जनरल इंटेलिजेंस। क्रो एंड क्रो के अनुसार इस परीक्षा का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जिनको भाषा का ज्ञान कम होता है, यानी कि जो लिखना पढ़ना भी नहीं चाहते, उनके द्वारा ये परीक्षा ली जाती है। इसके द्वारा मूर्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। इस परीक्षा विधि में वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है और परिस्थितियों से कुछ समस्यापूर्ण कार्य करने के लिए कहा जाता है, जैसे कि चित्रों को बिखरे हुए टुकड़ों को क्रम में लगाकर चित्रों को पूरा करना, किसी दिए गए चित्र में असंभव बातों को बताना। नेक्स्ट, तिकोनी, चौकोनी और गोल वस्तुओं को टुकड़े को रखकर आकृति को पूरा करना, भूल भुलैया में से होकर बाहर जाने का मार्ग बताना, ये सभी क्रियात्मक परीक्षा यानी नॉन वर्बल लैंग्वेज के अंदर आता है। नेक्स्ट है थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस। थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस में फर्स्ट है यूनिफैक्टर थियरी, इसे मोनो फैक्टर थियरी, सेकेंड 2 फैक्टर थियरी, थर्ड है 3 फैक्टर थियरी एंड 3RG थियरी भी इसे कहा जाता है, फोर्थ है मल्टी फैक्टर थियरी, फिफ्थ है क्वांटिटी थियरी। चलिए और विस्तार से इन्हें और विस्तार से देख लेते हैं। फर्स्ट है मोनोफैक्टर थियरी यानी यूनिफैक्टर थियरी। इसके प्रतिपादक है बीनेट, अल्फ्रेड बीनेट। तो फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट को इन्होंने निर्माण किया। फर्स्ट इंटेलिजेंस है ये कहा गया है, यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए। वी ऑल हैव कॉमन सेंस और जनरल फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस टू अप्लाई इन एवरी टास्क। हमें एक जनरल नॉलेज, थोड़ा कॉमन सेंस भी रहता है कि एक टास्क में हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकें। यहाँ पर ही फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज। इसमें यानी कि यूनिफैक्टर में ही मेंटल एज का निर्माण हुआ है, प्रस्तावना किया गया है मेंटल एज का। उन्होंने बुद्धि खंड को एक खंड के द्वारा अभिभाज्य या इकाई माना है। इनका मत है कि व्यक्ति की विभिन्न मानसिक योग्यताएं एक इकाई के रूप में ही कार्य करती है। नेक्स्ट है 2 फैक्टर थियरी। इसके संपादक है यानी कि साइकोलॉजिस्ट है स्पैरमैन। ही नोन एज द फादर ऑफ फैक्टर एनालिसिस। इंटेलिजेंस इज मेड अप ऑफ 2 फैक्टर्स। इनके कथन के प्रकार इंटेलिजेंस 2 प्रकार की है। एक तो जनरल रिफर्स टू G फैक्टर, स्पेसिफिक रिफर फॉर S फैक्टर। प्रत्येक व्यक्ति में 2 प्रकार की इंटेलिजेंस होती है, उनके तत्व होते हैं। जनरल एक्टिविटीज़ यानी क्रिकेट,
कुछ भी जो गेम के रिलेटेड है ये सभी जनरल के अंडर आते हैं। स्पेसिफिक एबिलिटी यानी जो स्पेसिफिक ग्लोबल तत्व के अंदर आते हैं। इन्हें और विस्तार से देखते हैं। फर्स्ट हम जी फैक्टर के बारे में पता करते हैं। इट रिसीव्ड बाय हेरेडिटी, थस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन डू नॉट इन्फ्लुएंस दिस फैक्टर। ये जनरल और मोर देन स्पेसिफिक से है, यानी कि जनरल यानी कि कम और ज़्यादा भी हो सकती है इसकी मात्रा। यहाँ योग्यता व्यक्ति के जन्म से होती है, सदैव एक सी ही रहती है। यहाँ पर मानसिक कार्य में प्रयोग किया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न होती है, जितनी अधिक उतना ज़्यादा सक्सेस पाता है। भाषा, विज्ञान, दर्शन ये सभी जनरल सक्सेस के अंदर आता है। यहाँ पर ट्रेनिंग एजुकेशन पे फोकस नहीं किया जाता, यहाँ पर सिर्फ हेरिडिटी जो है उसकी इंटेलिजेंस वहाँ पर ही इसका प्रभाव दिखता है हमें। नेक्स्ट है एफ फैक्टर। दिस इज factor is changeable in nature and is influenced by training and education. Strongly believe that G factor is more important than S factor. यहाँ पर योग्यता में अर्जित की जा सकती है, यानी कि यहाँ पर सीखा जा सकता है, लर्न किया जा सकता है, लेकिन जी फैक्टर में ये जन्म से ही हमें पता होती है। नेक्स्ट स्पेसिफिक में अनेक एंड एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, दूसरों की अलग धारणा होती है। डिसेबिलिटीज रिलेशन डिफरेंट कौशल में प्रोग्रेस होता है, इनका डिफरेंट प्रेजेंट पर्सनालिटी होती है, उनमें अलग अलग मात्रा की इनमें इंटेलिजेंस दिखाई देती है। योग्यता ज़्यादा रहती है स्पेसिफिक सक्सेस, यानी कि भाषा, विज्ञान, दर्शन ये सभी स्पेसिफिक सक्सेस के अंडर आता है। नेक्स्ट है थर्ड है 3H यानी थ्री फैक्टर थियरी। इसके संपादक है स्टर्नबर्ग्स, इन्होंने किया है। दिस थियरी इज़ बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। ये थियरी इंफॉर्मेशन जो भी है उनके प्रोसेसिंग में जो अप्रोचेस हम लगा रहे हैं इसको रिलेटेड करके हैं। विच प्रिसीव्स इंटेलिजेंस एज ए प्रोसेस रादर देन आउटकम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। यहाँ आउटकम पे नहीं, यहाँ पर उनके डिफरेंट इंटेलिजेंस और प्रोसेस ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में फोकस किया गया है। ए पर्सन प्रोसेस द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम ईच कंपोनेंट थ्रू ए सीरीज ऑफ 5 steps. The 5 steps are first encoding, second response, third application, fourth mapping, fifth inferring. इंफॉर्मेशन को 5 प्रोसेस में हम 5 स्टेप्स में एनकोडिंग करते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। फर्स्ट है एनकोडिंग, यानी कि जो भी हमने फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स का हम सॉल्यूशन उसके फार्मूला के एनकोडिंग द्वारा हम याद करते हैं, यानी कि हम एक सिचुएशन प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए उस फार्मूला को एनकोड करके हम सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट टाइम वही कोडिंग पर हम रेस्पॉन्स होते हैं। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स, यानी कि हम बातचीत द्वारा एनवायरनमेंट को एनकोडिंग करके प्रोसेस ऑफ इंटेलिजेंस द्वारा हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन, यानी कि रीडिंग्स या कुछ स्किल्स द्वारा हम एप्लीकेशन कर प्रोसेस ऑफ इंटेलिजेंस करते हैं। यहाँ पर मैपिंग यानी आपको एक रूट पर जाना है और आपने एक बार स्ट्रेट ने आपने बता दिया, किसी ने, आप चले गए, आप उसका रूट मैप करते हुए जाओगे ताकि नेक्स्ट टाइम आपको जाने में आसानी हो। इसे मैपिंग वे ऑफ प्रोसेस इंफॉर्मेशन प्रोसेस कहते हैं। इन्फेरिंग यानी तर्क करके आप इंफॉर्मेशन को कौन सा सही है कौन सा गलत है ये सभी तर्क वे में आप इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। ये सभी गैदरिंग ऑफ प्रोसेस है जो इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, ये 3 बेस इन्होंने बताया। फर्स्ट है एनालिटिकल इंटेलिजेंस, यानी यूर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, आपकी क्षमता कितनी है इस क्षेत्र में प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की, एक प्रॉब्लम को आप सॉल्व कितना प्रतिशत कर सकते हो, ये सभी इसके अंडर आता है। सेकंड है क्रिएटिव इंटेलिजेंस, योर कैपेसिटी टू डील विथ न्यू सिचुएशन यूजिंग पास्ट एक्सपीरियंस एंड करंट स्किल्स। यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी दिखाई देती है, यानी कि जो आपने बीता हुआ प्रॉब्लम को जो सॉल्यूशन अप्लाई किया वहाँ पर तो काम आ गया, अब नेक्स्ट वही सिचुएशन है तो आप तर्क करके वही सॉल्विंग जो फर्स्ट किया था वही
प्रॉब्लम सॉल्विंग आप यहाँ पर भी करोगे और कुछ न्यू वे में करोगे। इसे क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। यू आर एबिलिटी टू अडाप्ट टू चेंज एनवायरनमेंट, यानी कि आपने प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस यहाँ पर लगाना है। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग को नहीं, आप एनवायरनमेंट को चेंज करनी है, यानी कि आपको इतनी क्षमता रहनी चाहिए कि आप दूसरे को, एक प्रॉब्लम सिचुएशन में आप हो और आपको उस प्रॉब्लम से निकलना है, तो आप उस सिचुएशन को हैंडल करोगे इन डिफरेंट वेज। यही है इसका, यहाँ पर प्रैक्टिकल थिंकिंग हम अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट है थॉमसन्स थियरी ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ इन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में कहा है। P फॉर प्राइमरी, M फॉर मेंटल, A फॉर एबिलिटी। PME के द्वारा आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। इन्होंने G&S फैक्टर जो गार्टनर ने दिया था उन्हें नकार कर उन्होंने ग्रुप ऑफ फैक्टर के थियरी को निर्माण किया है। ये 7 वेज में इन्होंने डिस्क्राइब किया है। 7 वेज क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट है वर्बल कॉम्प्रहेंशन। वर्बल कॉम्प्रहेंशन यानी लैंग्वेज में आपकी क्षमता कितनी है, आप कितना कॉम्प्रहेंशन है, आप कितना एक्सपेंड कर रहे हो अपने लैंग्वेज पे, आपका कितना कमांड है, ये सभी वर्बल कॉम्प्रहेंशन के अंडर आता है। सेकेंड है रीजनिंग, जो आप तर्क लगा रहे हो, आपकी थिंकिंग ऑफ एबिलिटी कितनी है, यहाँ पर रीजनिंग द्वारा आपकी पता चलती है। नेक्स्ट है परसेप्चुअल स्पीड, यानी कि आपकी ज्ञान जो दे रहे हो उसको लेने में आपकी एबिलिटी कितनी है, आपकी कितनी स्पीड ऑफ एबिलिटी में आप उस नॉलेज को गेन कर पा रहे हो। यानी कि कुछ लोग उस बात को लेट समझ पाते हैं, कुछ लोग जल्दी ही समझ लेते हैं, यानी कि उनकी समझ स्पीड कितनी है रिसीव करने में, नॉलेज लेने में, ये आपकी एबिलिटी है। परसेप्शन स्पीड एबिलिटी कह सकते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी, इन न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी आपकी एबिलिटी कितनी है नंबर्स के प्रति, आप कितना नंबर्स को जमलिंग कर पाते हो, कितना याद कर पाते हो, कितना मैथमेटिक रिलेशंस है जो मैथमेटिक आप करते हो, न्यूमेरिकल गेम्स, ये सभी आपकी एबिलिटी इसमें किस प्रकार है, आपकी एबिलिटी क्या है, यहाँ पर इन्होंने फोकस किया है। वर्ड फ्लुएंसी यानी कि आपकी जो वर्ड्स आप जो बोल रहे हो उसमें आपकी फ्लुएंसी कितनी है। एसोसिएट मेमोरी, आपकी मेमोरी की एबिलिटी कितनी है, आप कितना चीज़ों को मेमोराइज कर पाते हो, अपनी की एबिलिटी कितनी है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा थिंक करने पर याद आ जाता है, कुछ लोगों को लेट याद आता है, यानी कि ये जो प्रोसेस है ऐसो अपनी मेमोरी को याद कर पाते हो, कितना ज़्यादा आप एक चीज़ से दूसरे चीज़ को आप एसोसिएट कर पाते हो अपनी मेमोरी द्वारा। ये सभी एसोसिएट मेमोरी आपकी एबिलिटी को बताती है। नेक्स्ट है स्पैशियल विजुअलाइजेशन। ये ऐसी एक विजुअलाइजेशन है जहाँ पर आप एक स्थान पर अपना एक रूम है जो अपना स्पेस है वो आप कैसे अरेंज कर पाते हो, आप उसका विजुअलाइजेशन करते हो कि इस प्रकार अरेंजमेंट से आपका कन्वीनियंट रहेगा, आपको कन्वीनियंट फील करेगा। ऐसी विजुअलाइजेशन आपको स्पेस को कितना सही तरह से यूज़ करते हो उसका विजुअलाइजेशन करके करेक्ट वे में प्रोड्यूस करना ही स्पेशियल विजुअलाइजेशन कहते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस का निर्माण किया है। उन्होंने कहा है कि ही हैज़ सजेक्टेड एवरीथिंग कैन बी टॉड इन मोर देन वन वे। आप एक से ज़्यादा डिफरेंट वे में आप समझा सकते हो, बोल सकते हो। एक नहीं कि आप यूनिफैक्टर एक ही वे में आप बोलना ये कंपलसरी नहीं है, आप डिफरेंट लैंग्वेज डिफरेंट वे में आप बोल सकते हो एक टॉपिक को। ही बिलीव दैट पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग। वे कह रहे हैं कि जब लोग अलग होते हैं तो तब उनकी थिंकिंग भी अलग होती है, वे उनके सीखने की पद्धति भी अलग होती है, तो ये सभी उनकी इंटेलिजेंस भी यहाँ पर अलग होगी। इन्होंने 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बताई हैं, वे क्या है देख लेते हैं एक बार। डिफरेंट पर्सन्स डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं, डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग होती है, तब उनकी इंटेलिजेंस भी डिफरेंस होती है। कुछ लोग एजुकेशन में उतना
इंटरेस्ट ना ले सकेंगे, नहीं होंगे, क्योंकि वे दूसरे स्पोर्ट्स में वे बहुत इंटेलिजेंट हो जाएंगे, वहाँ पर उनकी इंटेलिजेंसी बहुत रहेगी। ऐसे कुछ और डिफरेंस दिए गए हैं, हम यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट हम म्यूज़िकल इंटेलिजेंस देख लेते हैं। यहाँ पर सेंसिटिव टू म्यूज़िकल रिथम्स एंड पैटर्न, जो रिथम होती है, जो पैटर्न होता है, वे यहाँ पर बहुत इंटरेस्ट एंड बहुत एबिलिटी रहती है इनमें करने की, कुछ करने की, न्यू करने की इंटेलिजेंस यहाँ पर उनकी डेवलप होती है। ये सभी जो म्यूज़िकल रिलेटेड है सॉन्ग्स, जो भी इनमें ये एबिलिटी होती है, ये सभी म्यूज़िकल इंटेलिजेंस के अंडर आते हैं। नेक्स्ट है विजुअल स्पैशुअल इंटेलिजेंस। यहाँ पर स्किल्स रिलेटेड डेवलपिंग होती है, यहाँ पर इनकी इंटेलिजेंस स्किल्स रिलेटेड में कुछ ज़्यादा ही रहती है। स्किल्स इन फॉर्मिंग विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न्स, यहाँ पर आर्किटेक्चर कह ले सकते हैं आप, जो भी इमेज क्रिएट करते हैं, न्यू इमेजेस, पेंटिंग्स, ये सभी स्पैशुअल इंटेलिजेंस विजुअलाइजिंग के अंडर आती है। आप यहाँ पर इनकी स्किल यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, इंटेलिजेंस यहाँ पर इनकी बहुत दर्शाती है कि वे पेंटिंग में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस रहते हैं। जो भी ऐसे स्पैशुअल ग्राफिकल विजुअलाइजिंग होती है, ये सभी स्पैशुअल इंटेलिजेंस के अंडर आती है। नेक्स्ट है किनेस्टिक बॉडली इंटेलिजेंस। यहाँ पर बच्चे जो भी वो यूजिंग होल और पोर्शन या कुछ पूरा ओवरऑल बॉडी से जो जिम्नास्टिक करता है, एक्सरसाइज, उनकी क्रिएटिविटी जो आपको यहाँ पर शोज़ में दिख जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस वाले शोज़ में, कि वे ये कर सकता है, वो दूसरे में चीज़ में जो हम नहीं कर पाते वे लोग कर पाते हैं, जो बॉडी द्वारा करते हैं। ये सभी काइनेटिक लैंग्वेज में आता है। एक्सरसाइज जो भी आप कह लीजिए, ये सभी बॉडी काइनेस्टिक में बॉडी रिलेटेड जो भी जिम्नास्टिक होती है यहाँ पर इनकी दर्शाती है, वे यहाँ पर मोर इंटेलिजेंस रहते हैं। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। यहाँ पर सेंसिटिव टू सबटाइटल एस्पेक्ट्स ऑफ अदर बिहेवियर्स, दूसरों को जज करने में, दूसरों द्वारा हमारे कम्युनिकेशन गेस करने में, दूसरों के जो थिंकिंग पावर है उनको गेस करने में, दूसरों जो समझ रहे हैं उन्हें गेस करने में, जो भी दूसरों के रिलेटेड हम बात करते हैं, ये सभी इंटरपर्सनल के नीचे आता है। यानी दूसरे नेक्स्ट सेकंड पर्सन के बारे में जो भी हम डिस्कस करते हैं, जो भी जानते हैं, जो भी बोलते हैं, ये सभी पर्सनल इंटेलिजेंस के अंडर आता है। वे समझ जाएगा कि दूसरा क्या चाहता है। अभी वो खांस रहा है तो हम समझ जाते हैं कि उसे कुछ पानी चाहिए, ऐसे हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। ये सभी इंटरपर्सनल के अंडर आते हैं। नेक्स्ट है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, यानी यहाँ पर अवेयरनेस ऑफ वंस ओन फीलिंग, मोटिव्स एंड द डिजायर्स, जो अपने आप के सेल्फ इंट्रोडक्शन, सेल्फ अपने बारे में जो भी वो कहता है, सुनता है या जो भी समझता है, ये सभी वो अपने लिए करता है। जो भी उसे चाहिए उसे अपने लिए चाहिए। ये सभी इंट्रापर्सनल के अंडर आता है। ये इसको स्वयं अपनी एबिलिटी के बारे में पता होती है, ये स्वयं ये क्या कर सकता है, कितनी दूर तक ये रन कर पाता है, इसकी एबिलिटी क्या है, ये खुद को जानने को इंट्रापर्सन कहते हैं। नेक्स्ट है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। यहाँ पर सेंसिटिव टू फ्यूचर ऑफ द नेचर वर्ल्ड, जो भी नेचर को, वर्ल्ड को डिस्क्राइब कर पाते हैं, जो भी नेचर में जो भी इन्वेट कर पाते हैं, वे सभी नेचुरलिस्टिक होते हैं। ये इनकी इंटेलिजेंट एबिलिटी एनवायरनमेंट के प्रति कुछ ज़्यादा ही रहती है। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, स्किल इन्वॉल्वड इन द प्रोडक्शन ऑफ यूज़ ऑफ लैंग्वेज। अब जो स्किल लैंग्वेज डेवलप करने, दूसरों से बात करने में यूज़ कर रहे हैं, वे सभी लिंग्विस्टिक आते हैं। यानी कि रीडिंग, हियरिंग जो भी आप सुन पाते हो, स्पीकिंग जो भी आप बोल पाते हो, राइटिंग, डेलिब्रेटिंग, डिसीशंस जो भी आप कर पाते हो, ये सब लैंग्वेज द्वारा आप कर पाते हो। तो ये सभी लैंग्वेज इंटेलिजेंस के अंडर आता है।
नेक्स्ट है क्वांटिटी। इस सिद्धांत का प्रतिपादक है थॉर्नडाइक। वह सामान्य मानसिक योग्यता के समान किसी तत्व को स्वीकार नहीं करता है। इन्होंने कहा है तो क्वालिटी ऑफ इंटेलेक्ट पर्सन डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ कनेक्शन ऑफ न्यूरल कनेक्टर्स। बुद्धि उतनी ही अधिक अच्छी होती है जितना अधिक मस्तिष्क और स्थानीय मंडल में संबंधित हो, क्योंकि व्यक्ति के मानसिक क्रियाओं का आधार सबसे संबंध रहती है। इसलिए यहाँ पर जितनी अच्छी होती है उतनी वे वायुमंडल से संतुलन, एक दूसरे से कनेक्टिविटी रख पाते हैं। नेक्स्ट फ्लूइड इंटेलिजेंस के बारे में जाते हैं। कुछ और इंटेलिजेंस है, इनके बारे में भी पता करते हैं। फ्लूइड इंटेलिजेंस द एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स। जो न्यू सीखा जाता है वे फ्लूइड इंटेलिजेंस के अंडर आता है। व्हेन यू एनकाउंटर एन इंटायर न्यू प्रॉब्लम that cannot be solved with your existing knowledge, you must rely on fluid intelligence to solve it. जो आपके पास एक नई प्रॉब्लम आती है, आप उसे अपने पुराने जो ज्ञान है, एक्सपीरियंस है, उसके द्वारा आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तब आपको न्यू सॉल्यूशन के वे में जाना पड़ता है। इसी को हम फ्लूइड इंटेलिजेंस कहते हैं। फ्लूइड इंटेलिजेंस एक हेरिडिटी है, एक डाइवर्जेंट थिंकिंग है। डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। सिचुएशन दैट रिक्वायर्स क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग रीडिंग एंड वोकैबुलरी एग्जाम्स लर्नड बाय बुक्स एक कन्वर्जेंट है। यानी कि क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस यहाँ पर आपको पढ़ के यानी एजुकेशन द्वारा सीखना पड़ता है, यहाँ आपको सीखना पड़ता है। लेकिन फ्लूइड में आपको फ्लूइड इंटेलिजेंस में आपको वहाँ पर सीखना नहीं पड़ता, वो हेरिडिटी, वो जन्म से ही आपके पास इंटेलिजेंस रहती है। लेकिन यहाँ पर क्रिस्टलाइजर में आपको सीखना पड़ता है। सीखना आपका बुक्स द्वारा या कुछ पढ़कर, यहाँ पर आपकी कन्वर्जेंट यहाँ पर सीमित हो जाती है, आपकी सिर्फ एजुकेशन तक ही, यानी जितना आप पढ़ोगे उतनी ही आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी, एक संकोचित होकर रह जाएगी, ये सिर्फ बुक्स तक ही सीमित रहेगी। यहाँ पर आपकी इंटेलिजेंस आउटसाइड बाहरी दुनिया में आप इसे इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। लेकिन ये सीधा बुक्स रिलेटेड होनी चाहिए, यानी कि आपको जितना पढ़ा है सिर्फ उतनी ही ज्ञान आती है, जितना आपने एक्वायर किया है उतना ही नॉलेज आपको मिलता है। लेकिन फ्लूइड में आपको ये जो है अपनी क्रिएटिविटी जागती है, कुछ नया कर दिखाने का वहाँ पर इंटेलिजेंस आपकी दिखाई देती है, यानी कि आपकी इंटेलिजेंस होती है, क्रिएटिविटी वहाँ पर फ्लूइड पर। यही 2 डिफरेंसेस है बोथ क्रिस्टल एंड फ्लूइड में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस देख लेते हैं। गेरिट द्वारा उन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है। फर्स्ट है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस यानी मूर्त बुद्धि। इस बुद्धि को गमक या यांत्रिक बुद्धि यानी मोटर ऑफ मैकेनिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। मोटर ऑफ मैकेनिकल इंटेलिजेंस, इसको गमक या यांत्रिक, ये क्या कह रहा है देखेंगे। इसका संबंध यंत्रों और मशीनों से होता है, इसलिए यहाँ पर मोटर एंड मैकेनिकल कहा गया है। इसका दूसरा नाम कॉन्क्रीट का दूसरा नाम मोटर एंड मैकेनिकल कह गया। जिस व्यक्ति में यहाँ बुद्धि होती है या यंत्रों और मशीनों के कार्यों में विशेष रुचि होती है, यानी कि ये यहाँ पर मशीनों में इनका जो भी यंत्र और मशीन में जो भी इनके यहाँ पर इनके इंटरेस्ट ज़्यादा होती है। इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर, औद्योगिक कार्यकर्ता आदि होते हैं। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस यानी कि अमूर्त बुद्धि। इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है, यानी बुक से लिंक होता है। जिस व्यक्ति में यहाँ बुद्धि होती है वह ज्ञान का अर्जन करने में विशेष रुचि लेता है। अंत इस बुद्धि में व्यक्ति के अच्छे वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, चित्रकार, साहित्यकार आदि होते हैं। ये अमृत बुद्धि यानी मोर इंटेलिजेंस यहाँ पर इनकी दिखाई पड़ती है, जो अच्छे उद्योग एम्प्लॉयमेंट्स के
होती है, जैसे डॉक्टर हमने कहा, वकील, दार्शनिक, साहित्यकार, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होते हैं। तीसरा है सोशल इंटेलिजेंस यानी सामाजिक बुद्धि। इस बुद्धि का संबंध व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों से होता है, खुद से या दूसरों पूरी समाज से लिंक होती है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह मिलनसार, सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाला और मानव संबंधी के ज्ञान से पूर्ण होता है। इस बुद्धि में व्यक्ति अच्छे मंत्री, व्यवसाय, कुटुंबनीय और सामाजिक कार्यकर्ता होता है। थॉर्नडाइक ने भी थ्री काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस बताए हैं, लेकिन इनकी क्रम दूसरा बताया है। फर्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इनके अनुसार अमूर्त बुद्धि ज्ञानोपार्जन के लिए प्रयोग किया जाता है। शब्द, प्रतीक, समस्या का समाधान आदि के रूप में अमूर्त बुद्धि का प्रयोग किया जाता है, यानी शब्दों द्वारा, प्रतीकों, समस्याओं का समाधान करने में ये अमूर्त बुद्धि काम आती है। नेक्स्ट है सोशल इंटेलिजेंस यानी सामाजिक बुद्धि। इस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति समाज में संयोजन करता है, विभिन्न व्यवसायों से में सफलता प्राप्त करता है। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ व्यवसाय में वे अपना सक्सेस प्राप्त करता है। नेक्स्ट है मोटर यानी यांत्रिक। इस बुद्धि की सहायता से व्यक्ति यंत्रों तथा भौतिक वस्तुओं का परिचालन करता है। इस व्यक्ति इंजीनियर, मैकेनिक, टेक्नीशियन आदि होते हैं। ये सभी थॉर्नडाइक ने दिया। गेरिट ने भी 3 दिया, थॉर्नडाइक ने भी 3 काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस दिया, लेकिन इनका क्रम इन्होंने दूसरा दिया। बस इतना ही डिफरेंसेस है दोनों में। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए, रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। जिन्होंने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट सेशन में आपके साथ फिर जुड़ेंगे। अंटिल देन कीप स्माइल, बाय बाय।